आते जाते मानसून एक बार फिर से धुआंधार होता दिखाई दे रहा है। पहाड़ों के बाद अब मैदानी इलाकों में आफत बनकर बरस रहा है। मध्य प्रदेश में शिप्रा से लेकर गुजरात में नर्मदा नदी तक सब उफान पर हैं। छोटा उदयपुर में धामनी नदी के उफान पर आने के बाद कई गांव जलमग्न हो गए और सड़कें डूबी हुई। इस दौरान नदी पार करते समय हादसा हो गया। एक किसान नदी की तेज धार के बीच फंस गया। किनारे मौजूद लोग जब तक उसे बचाने के लिए पहुंचते तब तक वो सैलाब के साथ बह गया। वहीं मध्य प्रदेश के धार में नशे में धुत एक शख्स की होशियारी उस पर भारी पड़ गई। मना करने के बाद भी जैसे ये शख्स तेज धार को पार करने के लिए उतरा, उसका पैर फिसल गया और वो बहने लगा। जान आफत में देखकर उसका नशा उतर गया और फौरन ही पानी के ऊपर झुके एक पेड़ की डाल पकड़कर उसने जान बचाई। लेकिन इंदौर में इस युवक की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उफनते नाले को क्रॉस करते समय खुद को संभाल नहीं पाया और तेज धार के साथ बह गया। मध्य प्रदेश के झाबुआ में तालाब फूटने से बड़ा हादसा हो गया। अचानक तालाब फूटने से किनारे बने कच्चे मकान पानी में बह गए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। अभी तक 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। महाकाल की नगरी में भी आसमानी आफत से बड़ी तबाही हुई। बड़नगर में दूर दूर तक सिर्फ सैलाब ही दिखाई दिया। घर, खेत और खलिहान सब पानी में डूबे नजर आए। भारी बारिश के बाद राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू की तस्वीर बदल गई। मूसलाधार बारिश से दिन में घना अंधेरा छा गया, जबकि कई इलाकों में सैलाब आ गया। बारिश के बाद जिले भर की नदियां उफान पर आ गई हैं और माउंट आबू में झरने की धार भी तेज हो गई है। गुजरात के दाहोद में बारिश का कहर देखने को मिला। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में एक कार बह गई। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार लोगों को बचाया, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाकों से भी कई लोगों को बचाया गया। उसके पड़ोसी देश लगातार तूफान, बारिश, बाढ़ और बादल फटने जैसी आपदाओं का सामना कर रहे हैं। आने वाले समय में ये घटनाएं और बढ़ सकती हैं, लेकिन इसकी असली वजह क्या है ये भी हमको समझना चाहिए। इसकी असली वजह है आर्कटिक के ग्लेशियरों की बर्फ का तेजी से पिघलना। भारत में नमी के स्रोत दक्षिण और पश्चिम रहे हैं, लेकिन कुछ सालों से आर्कटिक पोल से भी नमी भारत तक पहुंच रही है। इसका कारण यह है कि जलवायु परिवर्तन की मार सबसे ज्यादा आर्कटिक के ग्लेशियर्स पर पड़ रही है। ये कमाल का ग्राफिक्स हमारी ग्राफिक टीम ने आपको ये पूरा मसला और अच्छे से समझाने के लिए बनाया है। यहां दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस रही है, वहीं आर्कटिक में वार्मिंग 4 डिग्री सेल्सियस तक हो चुकी है। बर्फ तेजी से पिघल रही है और इसकी नमी को लेकर हवाएं तेजी से हिमालय के उत्तर और दक्षिण में बह रही हैं। जब ये ठंडी हवाएं निचले इलाकों की गर्म हवाओं से टकराती हैं तब तूफान बनता है। लिहाजा भारत में तूफानी बारिश और बाढ़ की आशंका बढ़ने लगी है। जंगल घटने से बारिश जमीन बहाकर नदियों को भर रही है, लिहाजा कुछ ही बारिश बाढ़ बन जाती है। और जिस तेजी से आर्कटिक के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये एक बड़े खतरे का इशारा है। एक रिसर्च में सामने आया है कि 2030 तक आर्कटिक महासागर के ग्लेशियर पूरी तरह गायब हो सकते हैं, यानी 7 साल बाद गर्मियों में यहां बर्फ नजर नहीं आएगी। आर्कटिक दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। पिछले 40 साल में गर्मी के बाद रहने वाली मल्टी लेयर बर्फ 70 लाख वर्ग किलोमीटर से घटकर 40 लाख वर्ग किलोमीटर रह गई है। इन आंकड़ों से साफ है कि अगर अब भी हम नहीं सुधरे तो अब और मौके कुदरत की तरफ से मिलने वाले नहीं हैं। तुर्की में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट की बैठक चल रही है। सूत्रों के मुताबिक संसद के विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल ला सकती है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल को कल संसद में पेश किया जा सकता है, यानी लगभग 27 साल से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को सरकार संसद में ला सकती है। इसके साथ ही विशेष सत्र में सरकार चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण बिल भी पेश कर सकती है, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा में 25% सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व की जा सकती हैं। अभी लोकसभा में एसटी को 15% और एसटी को 8% आरक्षण मिलता है। अगर ओबीसी कोटे पर मोहर लगती है तो आने वाले चुनावों में बड़ा असर तय है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए लोकसभा में ओबीसी का वोट शेयर दिखाते हैं। सबसे पहले 2014 के आंकड़े देखिए। कांग्रेस का 15%, बीजेपी का 34% और क्षेत्रीय दल का 43% ओबीसी वोट शेयर था। अब 2019 के आंकड़ों पर एक निगाह डालिए। कांग्रेस का 15%, बीजेपी का 44% और क्षेत्रीय दलों का 27% वोट शेयर था। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की बात करें तो 2019 में 113 ओबीसी सांसद जीते थे, जबकि 43 एसटी और 53 एससी सांसदों ने जीत का परचम लहराया था। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर थीम सॉन्ग जारी किया, जिस पर सियासत शुरू हो गई। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के थीम सॉन्ग का पाकिस्तान कनेक्शन बताकर लोगों के सामने बात रखी। इमरान खान की पार्टी का थीम सॉन्ग चुराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम सामने आ गया है। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता के मिश्रा ने कहा कि बीजेपी ने आंध्र प्रदेश और राजस्थान में इसी थीम सॉन्ग को चुराकर प्रचार किया था। बीजेपी पहले खुद अपने चेहरे को देखे, इसलिए कांग्रेस पर आरोप लगाने से पहले बीजेपी को 10 बार सोचना चाहिए। घर में खाने को नहीं दाने, पाकिस्तान चला नया आइटम बॉम्ब बनाने। दिखाएंगे आगे आपको, उससे पहले देखिए संसद की पुरानी बिल्डिंग में पीएम मोदी का आखिरी भाषण। पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन के दौरान संसद की पुरानी बिल्डिंग में अपने आखिरी भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई बातों का जिक्र किया।
पीएम मोदी ने पुराने संसद भवन को विदा देते हुए देश के भविष्य का जिक्र करते हुए कहा कि इस सदन ने देश को आगे बढ़ाने वाले फैसले किए। उन्होंने अपने भाषण में पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिम्हा राव तक का जिक्र किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत को ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वाड्रा के अलावा मनोज अरोड़ा की जमानत को भी चुनौती दी गई है। अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। अप्रैल 2019 में रॉबर्ट वाड्रा और मनोज अरोड़ा को अग्रिम जमानत मिली थी, जिसका अब ईडी विरोध कर रही है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से ईडी के समन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। ईडी ने सोरेन को 23 सितंबर को पेश होने को कहा है। मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे की गाड़ी पटना के महात्मा गांधी सेतु पर हादसे का शिकार हो गई। एक्सीडेंट में सांसद, उनके बॉडीगार्ड और ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि सांसद की एसयूवी की एक कंटेनर से टक्कर हो गई। घायलों को पटना के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान के अल जौहर ट्रस्ट को बड़ा झटका लग सकता है। ट्रस्ट को आयकर में छूट के प्रावधान को खत्म किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इनकम टैक्स की रेड में डेटा डिलीट करने के सबूत मिले हैं, लेकिन आदित्य एल1 की बदौलत अब उस चुनौती से पार पाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अमेरिका और चीन के रिसर्चर्स ने केवल 7 मिनट के अंदर एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई और उसमें काम भी शुरू कर दिया। इस काम को करने में केवल एक भारतीय रुपयों के हिसाब से अगर आप देखें तो केवल 82 रुपए का खर्चा आया, मतलब $1। इसके लिए एआई चैटबॉट्स में 4 टास्क किए गए: डिजाइनिंग, कोडिंग, परीक्षण और डॉक्यूमेंटिंग। इनका इस्तेमाल करते हुए उसे सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने के लिए कहा गया। एआई चैटबॉट्स ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के चयन से लेकर बग्स की पहचान करने और उन्हें ठीक करने तक हर काम सही तरीके से किया। ये एक तरह का ट्रायल था, मगर भविष्य में इस तरह कई आईटी कंपनियां इस तरह के प्रयोग करके वक्त और पैसा दोनों बचा सकती हैं, लेकिन जाहिर है इससे मैन पावर पर, एम्प्लॉयमेंट पर एक बड़ा खतरा मंडरा सकता है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है। खबर है कि महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से संबंध हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को पता चला है कि एक बार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सौरभ चंद्राकर से फिरौती की मांग की थी, लेकिन चंद्राकर ने लॉरेंस को दाऊद इब्राहिम का नाम लेकर धमकाया और कहा कि अगर दोबारा पैसों के लिए फोन किया तो अंजाम बुरा होगा। खबर है कि इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई पीछे हट गया था। तो लॉरेंस बिश्नोई का पीछे हटना जाहिर है इस बात की तस्दीक करता है कि सौरभ चंद्राकर के दाऊद इब्राहिम से संबंध उसको प्रमाणित हो गए होंगे कि हैं, वरना जाहिर है वो अपनी मांग को लेकर पीछे नहीं हटता। और भारत में करीब 10 करोड़ लोग डायबिटीज पेशेंट, डायबिटीज मेलिटस। ऐसे लोगों के लिए संगीत सुनना फायदेमंद हो सकता है। वैसे तो म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल कई रोगों में किया जाता है, लेकिन यहां स्विट्जरलैंड के एक रिसर्चर ने पूरे सपोर्ट डॉक्यूमेंट के साथ वैज्ञानिक तरीके से दावा किया है कि शुगर के मरीजों के लिए संगीत सुनना फायदेमंद हो सकता है। म्यूजिक से कुछ ही मिनटों में इंसुलिन रिलीज हो सकता है। रिसर्चर को इसका पहला सबूत रॉक म्यूजिक के जरिए मिला। रॉक म्यूजिक से सिर्फ 5 मिनट बाद ही इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल 70% इंसुलिन तक रिलीज कर सकती हैं। रिसर्चर के मुताबिक क्लासिकल म्यूजिक या गिटार की धुन की तुलना में इंसुलिन रॉक म्यूजिक से ज्यादा ट्रिगर होता है। रिसर्चर के मुताबिक तेज आवाज या हाई पिच वाली हर आवाज से इंसुलिन रिलीज होगा, ऐसा भी नहीं है। एक्सपेरिमेंट के दौरान एयरक्राफ्ट की आवाज, फायर ब्रिगेड का सायरन, ऊंची आवाज में बातचीत करने को भी देखा गया, लेकिन इससे इंसुलिन रिलीज नहीं हुआ। सिर्फ इंसानों में ही नहीं, पेड़ पौधों पर भी संगीत का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर आप रोज एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट लें, चीनी का इस्तेमाल कम करें तो शुगर से पहले ही बच सकते हैं। लेकिन अगर हो जाए तो घबराएं नहीं, संगीत सहारा है लेकिन रॉक। आगे अहम खबर, गणेश चतुर्थी कल, बप्पा का। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 242 पॉइंट गिरकर 67,597 पर क्लोज हुआ, जबकि निफ्टी 59 अंकों की गिरावट के साथ 20,133 पर बंद हुआ। सराफा बाजार में आज सोना चांदी महंगे हुए। 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 59,320 रुपए रही। वहीं सिल्वर ने प्रति किलो 72,115 रुपए पर कारोबार किया। एसबीआई समेत 16 बैंकों के साथ 3,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी के आरोप पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। धोखाधड़ी का यह आरोप मुंबई की कंपनी यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड पर है। एफआईआर में कंपनी के सीएमडी और 3 डायरेक्टर्स के नाम शामिल हैं। एसबीआई की शिकायत पर सीबीआई ने कार्रवाई की है। एसबीआई ने कर्ज लेने वालों को समय पर लोन की किस्त चुकाने की याद दिलाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। जिन ग्राहकों को लेकर बैंक को संदेह है कि वो ईएमआई देने में चूक कर सकते हैं, उनको बैंक चॉकलेट का एक पैकेट भेज रहा है। ऐसे ग्राहकों की पहचान के लिए बैंक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाली 2 फिनटेक कंपनियों के साथ करार। आजम खान की मुंहबोली बेटी एकता कौशिक कहां है? आजम खान एंड कंपनी पर इनकम टैक्स के छापों के बाद सुर्खियों में आई एकता कौशिक कहां और क्यों अंडरग्राउंड हो गई?
शुक्रवार की ही तो बात है जब इनकम टैक्स की रेड के दौरान एकता कौशिक गाजियाबाद के अपने घर पे थी। तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एकता से पूछताछ चल रही थी। लेकिन शनिवार तड़के आईटी टीम का सर्च ऑपरेशन खत्म होते ही एकता कौशिक घर से निकली। उसके बाद से ही एकता के घर पर ताला लटका है। कॉल किए जाने पर भी वो फोन पिक नहीं कर रही। देखिए ये कॉल जो है उत्तर नहीं दे रहा है। इन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया अभी, और लगातार हम इनको कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की, लेकिन हमारी बातचीत इनसे नहीं हो पा रही है, संपर्क हम नहीं साध पा रहे। रामपुर में आजम खान के घर से लेकर गाजियाबाद में एकता के घर पर आईटी रेड खत्म होने के बाद एकता ना तो मीडिया के सामने आई ना दुनिया के सामने आया तो सिर्फ उसका एक सोशल मीडिया पोस्ट, और उसके बाद घर छोड़कर एकता अंडरग्राउंड हो गई। इसीलिए सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक यही चर्चा है। एकता कौशिक कहां है? एकता कौशिक ने खुद ट्वीट कर बताया था कि शनिवार तड़के 2 बजे उनके यहां रेड खत्म हुई। इसके बाद शनिवार का दिन बीता, रविवार भी बीत गया और अब सोमवार तक इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं कि एकता कौशिक कहां है, किसके साथ है, किस शहर में है। एकता कौशिक के अज्ञातवास के बाद कयासों का बाजार गर्म है कि इनकम टैक्स की पूछताछ के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात थी कि एकता को अपने घर से बाहर जाना पड़ा। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि रेड खत्म होते ही एकता को अज्ञातवास पर क्यों जाना पड़ गया। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत ने एकता कौशिक को लेकर सबसे बड़ी पड़ताल शुरू की, और इस पड़ताल के लिए हमारी टीम ने 4 शहरों को चुना। गाजियाबाद, जहां के राजनगर सेक्टर 9 में एकता कौशिक अपने परिवार के साथ रहती है। चूंकि एकता के परिवार का कारोबार दिल्ली एनसीआर में फैला है तो वो दिल्ली में भी हो सकती है। एकता के यूपी में पॉलिटिकल कनेक्शंस को देखते हुए कहा जा रहा है तो वो लखनऊ भी हो सकती है। और हमारी पड़ताल का चौथा शहर है रामपुर। एकता कौशिक का आजम खान और उसके परिवार से बेहद करीबी नाता है, तो एक संभावना उसके वहां होने की भी है। एकता कौशिक को लेकर दिल्ली एनसीआर टू रामपुर की हमारी इस पड़ताल की शुरुआत गाजियाबाद स्थित एकता के घर से हुई। ये देखिए, ये वही घर है 9/225 राजनगर, जहां पे एकता जो है वो रहती थी, और अब यहां इस घर में आपको ताला लटका हुआ दिखाई देगा। लगभग 68 घंटे तक यहाँ पे इनकम टैक्स की टीम जो है वो पहुंची थी, आयकर विभाग की टीम पहुंची थी, और उसके बाद यहाँ पे जो ताबड़तोड़ छापेमारी है वो हुई थी। अंदर से कई सारे दस्तावेज बरामद किए गए थे, और उसके बाद देखिए आज ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो पूरा कोठी है वहां पे सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पे आपको कोई भी नहीं दिखाई देगा, ना एकता मौजूद है ना उनके यहाँ परिवार के सदस्य। बताया जा रहा है कि यहाँ पे उनके ससुराल वाले जो है वो रहते थे, सास ससुर के साथ वो यहाँ पे अपने परिवार के साथ रहती थी। लेकिन अब यहाँ पे राजनगर में जहां हम मौजूद हैं उनके घर के सामने अभी कोई नहीं है। एकता के घर पर 2 दिन से ताला लटका है। एकता के पड़ोसियों को भी नहीं पता वो कहां है। एकता और उनका परिवार जब घर पर नहीं मिला तो हमारे संवाददाता अभिषेक राज ने उन्हें फोन कर बात करने की कोशिश की, उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन यहां भी एकता ने फोन नहीं उठाया। 68 घंटे तक लगातार इसी घर में जहां हम अभी मौजूद हैं, यहां छानबीन चली थी, इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, और उसके बाद से यहां पे आपको ताला मिलेगा। एकता कौशिक कहां है ये अभी किसी को नहीं पता। लगातार हम उन्हें फोन भी कर रहे हैं, वो हमारा फोन नहीं उठा रही हैं। और इसी तरीके से देखिए, जब हमने बात करने के लिए उनके घर पे आए तो इनके घर पे ताला लगा हुआ है। ये देखिए, एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे कि एक बार उनसे हमारी बात हो जाए, लेकिन ये देखिए एक बार फिर हम ऑन कैमरा कोशिश कर रहे हैं कि शायद उनसे हमारी बात हो जाए, और यही कारण है कि देखिए हम उन्हें फोन भी मिला रहे हैं, लेकिन अभी ये फोन आपको उठता हुआ नहीं दिखाई देगा। बेल जा रही है, रिंग जा रही है, लेकिन अभी फोन जो है वो एकता कौशिक नहीं उठा रही हैं। और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बार हम उनका पक्ष जानने की कोशिश करें, एक बार हम उनसे बात कर सके कि आखिर ये जो पूरा मामला है, पूरा विवाद है, इसमें क्या कुछ उनका कहना है। क्योंकि जिस तरीके से जो प्रॉपर्टीज की जांच चल रही थी, जो कार्स, लग्जरी कार्स इनके घर के अंदर मौजूद थी, अभी तो अगर आप देखेंगे अंदर, देखिए ये कॉल जो है उत्तर नहीं दे रहा है। इन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया अभी, और लगातार हम इनको कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की, लेकिन हमारी बातचीत इनसे नहीं हो पा रही है, संपर्क हम नहीं साध पा रहे। यहाँ पे कार खड़ी होती थी जो कि जो है जगुआर थी, और अब यहाँ पे आपको कार भी नजर नहीं आएगी। वो कार के साथ जो है वो कहीं बाहर है। किसी को भी जानकारी नहीं कहां गई एकता कौशिक। एकता क्यों साइलेंट है, वो फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही।
देखेंगे अंदर, देखिए ये कॉल जो है उत्तर नहीं दे रहा है। ये भी नहीं पता, लेकिन गूगल पर एकता को लगातार सर्च किया जा रहा है। एकता कहां है, वो कब मीडिया के सामने आएगी, उसके अंडरग्राउंड होने का सस्पेंस कब खत्म होगा, ऐसे अनगिनत सवाल लोगों के जहन में लगातार तैर रहे हैं। आजम खान के घर पर रेड के बाद से ही एकता कौशिक सुर्खियों में बनी हुई है। बड़ी वजह यह रही कि आजम के घर पर 60 घंटे तक इनकम टैक्स की छापेमारी चली, जबकि एकता कौशिक के गाजियाबाद स्थित घर पर 68 घंटे तक रेड हुई। और आजम खान एकता कौशिक को अपनी मुंह बोली बेटी बताते हैं। रामपुर में रेड खत्म होने के दूसरे दिन जब आजम खान रामपुर से बाहर निकले तो 170 किलोमीटर दूर गाजियाबाद पहुंच गए। आजम ने गाजियाबाद के शताब्दीपुरम में एक किसान नेता से मुलाकात की, मगर 6 किलोमीटर दूरी पर गाजियाबाद के राजनगर में मौजूद मुंह बोली बेटी एकता कौशिक के घर नहीं पहुंचे। आजम के प्लान में गाजियाबाद में ट्विस्ट इसलिए आया क्योंकि एकता आजम के गाजियाबाद पहुंचने से पहले ही अपने घर से निकल चुकी थी। सही से मिसाल नहीं बनाएंगे। जब मेरी बीवी बीमार थी गंगाराम में और उनके आर्टिफिशियल कमर थोड़ा हाथ ऊपर कर दो वाला, क्योंकि मेरी कोई अपनी बेटी नहीं है तो मेरी बीवी का टट्टी पेशाब कराने वाला है। सब जो सेवा उससे तो मेरी 4 बेटियां होती। आप वहाँ जा रहे हैं, उनसे मुलाकात करूँ। एकता से आजम खान की मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन एकता कौशिक को परेशान किए जाने के आजम के आरोपों को लेकर यूपी की सियासत गरमाई है। योगी सरकार में मंत्री दानिश अंसारी ने पलटवार किया कि आजम खान घबराए हुए हैं, मतलब दाल में काला है। एकता कौशिक एक ऐसा नाम है, जौहर ट्रस्ट की पूरी देखरेख वो किया करती थी। आजम खान साहब बोलते हैं कि उनकी दत्तक पुत्री है, बेटी की तरह, उन्हें भी जानबूझ के फंसाया जा रहा है। देखिए, आजम खान जी जो बातें बोल रहे हैं, एक कहावत है कि जो आदमी बोता है वही काटता है, तो वही कहावत आज चरितार्थ हो रही है। तो निश्चित तौर पर अगर आजम खान जी ने कुछ गलती नहीं की होगी तो उनको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन घबराहट साफ बताती है कि मामला कुछ और है। तो जांच एजेंसियों को अपना काम करने दिया जाए, जो भी चीजें निकल के सामने आएंगी जांच एजेंसी अपने आप सबको अपडेट करेंगी और हम सबको जांच एजेंसियों के अपडेट का इंतजार करना चाहिए। खान साहब की बेटी के साथ साथ वो हमारी समाजवादी पार्टी की एक युवा शक्ति है, और हम इतना कहना चाहते हैं कि जो सोशलिस्ट होते हैं ना, वो किसी से डरते नहीं। उसने अपने वालिद के बराबर माननीय आजम खान साहब के जो पूरे मिशन के लिए जो भी वो कर सकती थी, उस फैमिली के लिए और ताज़ीन फातिमा साहिबा के लिए, वो मिसाल नहीं है। लेकिन ऐसी मिसालों से ही बीजेपी आरएसएस डरती है। आजम खान पर 800 करोड़ के टैक्स चोरी के आरोपों के बीच यूपी की सियासत सरगर्म है, लेकिन इससे इतर कई अटकलें भी लगनी शुरू हो गई हैं। अटकलें ये कि एकता गई तो गई कहां? क्या एकता गाजियाबाद छोड़कर दिल्ली एनसीआर में ही कहीं है? एकता के परिवार के कारोबार के तार दिल्ली एनसीआर में फैले हुए हैं, तो क्या एकता ने दिल्ली एनसीआर में ही कहीं अपना ठिकाना बना लिया है? दिल्ली में जब इसकी तफ्तीश हमारी टीम ने की तो क्या निकल कर आया, आप भी देखिए। आयकर विभाग की छापेमारी के बाद एकता कौशिक कहां है, ये पता नहीं चल पा रहा है। एकता कौशिक से हमने भी संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन एकता कौशिक का फोन नहीं उठा। इतना ही नहीं, वो इस वक्त कहां है ये पता नहीं चल पा रहा है। जाहिर तौर पर एकता कौशिक के घर पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। 3 दिनों तक छापेमारी की गई। इतना ही नहीं, एकता कौशिक से सवाल जवाब भी किए गए। जौहर ट्रस्ट से संबंधित कई सवाल आयकर विभाग की टीम ने किया और उनसे इस बाबत दस्तावेज भी मांगे गए। एकता कौशिक जो है, उनके घर पर जिस तरीके से टीम पहुंची थी, उसके बाद से ही एकता कौशिक कहां है ये पता नहीं चल पा रहा है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सवालों के जवाब से बचती हुई एकता कौशिक दिख रही हैं, और यही वजह है कि वो फिलहाल सामने नहीं आ रही हैं। एकता कौशिक के घर हुई आईटी रेड के बाद की असली कहानी शायद कुछ और ही है। शायद एकता इसीलिए अब तक मीडिया के सामने नहीं आई। सूत्रों की माने तो मीडिया और लोगों के सवालों से बचने के लिए एकता कौशिक ने अपना ठिकाना बदला है और किसी को उसकी जानकारी नहीं दी है। छापे के बाद से ही एकता के सियासी रसूख और पॉलिटिकल कनेक्शंस की खबरें भी आ रही हैं।
लिहाजा टाइम्स नाउ नवभारत ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी इस बात की पड़ताल की कि क्या एकता लखनऊ में है। आजम खान के जेल जाने के बाद एकता ने लखनऊ में रहकर कैंपेन चलाया था और आजम के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। लिहाजा लखनऊ में भी एकता के संभावित ठिकानों को लेकर पड़ताल जरूरी थी। समाजवादी पार्टी की नेता आजम खां की मुंह बोली बेटी एकता, आजम के बेटे अदीब की दोस्त एकता, जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट की मुख्य कर्ता धर्ता एकता और समाजवादी पार्टी की नेता एकता। एकता कौशिक के गाजियाबाद स्थित आवास पर जब से आईटी ने रेड डाली है तब से एकता कौशिक का पता नहीं चल रहा कि वो कहां है। गाजियाबाद में जहां वो रहती हैं वहां एकता कौशिक नहीं है। लखनऊ में उनके होने की कोई खैर खबर नहीं है। दिल्ली में बताया जा रहा है कि कुछ रिलेटिव उनके यहाँ दिल्ली में रहते हैं, लेकिन वहां पर भी एकता होने की कोई गुंजाइश नहीं है। एकता कौशिक लापता हो गई है, अंडरग्राउंड हो गई हैं। आखिर कहां है एकता? एकता वो कड़ी है जिसे जौहर ट्रस्ट के लेन देन के बारे में जानकारी है। जब आजम खान जेल गए थे तो आजम खान ने अपने बेटों के बजाय एकता पर भरोसा जताया था और जौहर ट्रस्ट की बागडोर उनको सौंपी थी। बतौर कोर टीम की मुखिया एकता तय करती थी कि कैसे जौहर ट्रस्ट का संचालन होगा, यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी, कैसे बेहतर इसको बनाया जाए, निर्माण काम कहां पर होगा, कहां से पैसा आएगा, कहां खपाया जाएगा। ये सारी जानकारी एकता की देखरेख में, ये सारे काम एकता की देखरेख में हुआ करते थे। लेकिन अब इनकम टैक्स की रेट डाले जाने के बाद एकता का कोई पता नहीं चल रहा है। आखिर एकता छिपी कहां हुई है? लखनऊ में भी एकता की कोई खबर नहीं मिली। एकता के ठिकाने की मिस्ट्री और सवाल जस के तस बरकरार हैं कि एकता आखिर है तो है कहां। एकता के घर पर रेड आजम परिवार से करीबियों के कारण हुई। छापेमारी में एकता से हुआ हर सवाल आजम और उसके जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा था। लिहाजा एकता कौशिक के सीक्रेट ठिकाने को लेकर जारी पड़ताल का रुख अब यूपी के रामपुर शहर की ओर हो गया। इस वक्त मैं रामपुर में मौजूद हूं, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर। ये वही यूनिवर्सिटी है जिसने आजम खां की मुश्किलें बढ़ा दी है और शायद यही वजह है कि जो यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं इस पे जिस तरीके से हजारों करोड़ के टैक्स के गड़बड़ी का आरोप लगा है, जिसके बाद से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम आजम खां के अलग अलग ठिकानों पे दबिश दी। अलग अलग जो उनके जो जुड़े हुए जो लोग हैं उनके घर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची और इन सब के बीच में से एक जो नया किरदार निकल के सामने आया वह किरदार एकता कौशिक का था। और जब से एकता कौशिक का किरदार निकल के सामने आया है, जब से एकता कौशिक के ऊपर इसमें संलिप्तता के आरोप लगे हैं, तब से एकता कौशिक कहीं ना कहीं जो है वो मीडिया से बचती हुई नजर आ रही हैं। हमने एकता कौशिक से कई माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की। हम एकता कौशिक के गाजियाबाद से लेकर के रामपुर के अलग अलग उन जगहों पे पहुंच रहे हैं जहां एकता कौशिक आती हैं जाती हैं, लेकिन यहां भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। आम तौर पर एकता कौशिक जो है वो सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया पे दिखाई पड़ती थी, लेकिन जब से पूछताछ हुई है तब से एकता कौशिक मीडिया से लापता दिख रही हैं। हम लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एकता कौशिक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एकता कौशिक कहां है? एकता कौशिक की जब से पूछताछ हुई है इनकम टैक्स के द्वारा, उसके बाद से एकता कौशिक क्यों मीडिया से बचती हुई नजर आ रही है? रामपुर में एकता कौशिक का कोई सुराग तो नहीं मिला, लेकिन इसी रामपुर में एकता कौशिक का एक वीडियो हमारी टीम को मिला। वीडियो में एकता कौशिक जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में दिख रही है। यूनिवर्सिटी की 15वीं मंजिल पर मौजूद एकता कौशिक आजम खान को बेगुनाह बताती दिख रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस समय मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के एक मीनार पे एटलीस्ट 15वीं मंजिल पे खड़ी हूँ, सिर्फ आप लोगों को दो चीजों से रूबरू कराने के लिए कि जो इल्जाम मोहम्मद आजम खान साहब पे लगे हैं वो बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं। इस समय योगी सरकार ने आजम खान साहब पे जो इल्जाम लगाए हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हत्या रखी है, मैं वही चीज आपको दिखाना चाह रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी पीछे पीडब्ल्यूडी का, मेरे ठीक बिल्कुल सामने पीडब्ल्यूडी का वो गेस्ट हाउस है जिसके बारे में उन्होंने कह रखा है कि वो यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर कर रखा है, जिसका यूनिवर्सिटी से कुछ लेना देना नहीं है। आप देख सकते हैं बकायदा बहुत ही ऊंची बाउंड्री वहाँ पे हो रही है यूनिवर्सिटी की। मैं बहुत ऊपर आई हूँ सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को ढंग से दिखा सकूँ कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी का सरकारी चीजों से कुछ लेना देना नहीं है और जो बेबुनियाद इल्जाम आजम खान साहब पे लगाए वो बिल्कुल गलत है। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो सामने इंटरनेशनल स्टेडियम जो अखिलेश सरकार द्वारा बना गया था, जिसका भी यूनिवर्सिटी से कुछ लेना देना नहीं है। आप स्टेडियम के सामने और यूनिवर्सिटी के बीच में सड़क भी देख सकते हैं, प्लस एक बाउंड्री जा रही है जो कि ऊपर वायरिंग से भी बिल्कुल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि
यूनिवर्सिटी का इस स्टेडियम से कुछ लेना देना नहीं है। घड़ी की सुई का कांटा आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन बीतते वक्त के साथ आजम खान की राजदार एकता के अज्ञातवास की मिस्ट्री अब तक अनसुलझी है और फिलहाल वो एक पहेली बन चुकी है। ठीक उसी तरह जैसे आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट, जिसकी पाई पाई का हिसाब अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले रहा है। नरेंद्र मोदी की सब